भारत के लिए भिड़े थे बाजवा और इमरान। मोदी से लो सीख, वरना पूरा मुल्क मांगेगा भीख। इमरान ने दिया भारत का साथ, बाजवा चाहता था पकड़ना अमेरिका का हाथ। फिर आ रही है 24 फरवरी, पुतिन ने दे दिया है अल्टीमेटम। 1 साल हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध को, पहली बार रूस ने तान दिए हैं परमाणु बम। पूरी दुनिया देख रही है इस समय भारत का जलवा। दुनिया के 50 देशों में चलेगी इंडियन यूपीआई। इंडियन करेंसी ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय जो कुछ भी चल रहा है वो हमारे लिए तो किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तान की इकॉनमी मरी पड़ी है, उसके बाद IMF, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका सब पाकिस्तान को कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हैं पैसों के लिए। जैसे कुत्ता हड्डी के पीछे भागता रहता है ना, वैसे ही दोस्तों पाकिस्तान पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब पाकिस्तान का मैप ही कुत्ते जैसा है, तो कुत्तों वाली हरकत तो वो करेगा ही ना। खुद देख लीजिए आप, है ना पाकिस्तान का मैप बिल्कुल कुत्ते के नक्शे की तरह। साथ ही दोस्तों IMF ने तो शाहबाज सरकार को ऐसा नचाया हुआ है अपनी उंगलियों पे, इतना तो कोई जोरू का गुलाम भी नहीं नाचता होगा। आज ही पाकिस्तान सरकार ने IMF के कहने पर पेट्रोल के दाम में 32 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब जो लोग इंडिया में 1-2 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पे इतना हंगामा मचाते थे, वो सब शुक्र मनाओ कि आप पाकिस्तान में नहीं रहते। यहाँ तो मोदी जी की कुशल सरकार ने सारी सिचुएशन कंट्रोल में की हुई है। अब दोस्तों पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ पे तो मुश्किल से 2-4% लोगों के पास ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन शाहबाज सरकार ने एक साथ 32 रुपए जो बढ़ोतरी कर दी है, उससे पूरे मुल्क में शाहबाज सरकार के खिलाफ ही लोग उतर आए हैं। अब चलिए पेट्रोल की कीमत तो बढ़ा दी है, पेट्रोल नहीं दिलवाएंगे, गाड़ी के बिना भी चल लेंगे वहाँ के लोग, लेकिन खाने का क्या किया जाए। पाक जनता के पास मुश्किल से 2 टाइम दाल रोटी खाने के पैसे हैं। चिकन तो वहाँ के लोगों के लिए इस समय सपना जैसा हो गया है। चिकन खाने के लिए तो लोग अपने सोने तक को गिरवी रख रहे हैं। इसीलिए तो सब लोग अब पाकिस्तान में मोदी मोदी कर रहे हैं। अब इन्हीं मोदी जी से जुड़ा हुआ एक और किस्सा बहुत ही मजेदार हमारे सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले जब इमरान खान पाकिस्तान के PM थे और जनरल बाजवा वहाँ के आर्मी चीफ थे, तो उनमें मोदी जी को लेकर बड़ी लड़ाई हुई थी। इमरान खान और जनरल बाजवा का जो उस समय झगड़ा हुआ था, अब वो खुलकर लोगों के सामने आ रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत की मिसाल देते हुए बाजवा से भिड़ गए थे इमरान खान, लेकिन जनरल बाजवा तो उस समय अपने बाप अमेरिका को खुश करने में लगा हुआ था। इमरान खान दरअसल दोस्तों जब से प्रधानमंत्री पद से हटे हैं, तो वो भारत की तारीफों के पुल बांध रखे हैं उन्होंने। वहीं जनरल बाजवा ने भी दोस्तों कुछ दिन पहले कहा था कि अगर इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह जाते तो देश बर्बाद हो जाता। इमरान खान तो दोस्तों इस तरह से भारत और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं जैसे कि वो भारत के ही रहने वाले हों। अपनी कई रैलियों में दोस्तों वो खुले मंच से भारत की विदेश नीतियों की तारीफ कर चुके हैं और पाकिस्तानियों को मिसाल दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब जो ताजा किस्सा सामने आ रहा है, उसमें पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख पर लगातार निशाने साध रहे हैं इमरान खान। अब इमरान खान ने छाती ठोक कर ये दावा किया है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि वो यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा करें, लेकिन उन्होंने भारत का एग्जाम्पल देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों पाकिस्तान की तो आदत ही यही है कि वो सोते जागते खाते पीते हर समय उसके दिमाग में भारत ही चलता रहता है। भारत का नाम लिए बिना पाकिस्तान में किसी की रोटी भी नहीं हजम होती होगी। अब इमरान खान ने हाल ही में दोस्तों कहा है कि 1 साल पहले जब वो प्रधानमंत्री थे, तो रूस की यात्रा से लौटने पर जनरल बाजवा ने उन्हें यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने को कहा था। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी भारत तटस्थ रहा है, इसलिए पाकिस्तान को भी न्यूट्रल रहना चाहिए। जब इमरान खान ने जनरल बाजवा की बात मानने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद जनरल बाजवा ने अमेरिका को खुश करने के लिए एक सुरक्षा सेमिनार में खुद रूस की निंदा कर दी थी। अब दोस्तों दोनों में आप डिफरेंसेस देख रहे हैं, एक तरफ तो इमरान खान है और दूसरी तरफ जनरल बाजवा। दोनों में कितनी खींचतान थी ये साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ तो दोस्तों हमने इमरान खान और जनरल बाजवा की खींचतान की बात बताई, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जो खींचतान चल रहा है, उसको भी अब 1 साल पूरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये आ रही है
कि नॉर्वे की एक इंटेलिजेंस सर्विस ने बहुत बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने 30 साल बाद नॉर्दर्न बेड़े पर परमाणु बम तैनात कर दिए हैं। यानी क्या इसका मतलब ये है कि रूस यूक्रेन जंग के 1 साल होने पर तीसरा विश्व युद्ध चल जाएगा, क्योंकि रूस ने परमाणु हथियार एक्टिव करके पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया है कि रूस की जो नेवी है उसके उत्तरी बेड़े में युद्धपोतों को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया गया है। इस खुफिया एजेंसी ने कहा है कि ये 30 साल में पहला मौका है जब ये बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ समंदर में गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी बेड़े की पनडुब्बियों और जहाजों पर तैनात है। रूस के ये टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार नाटो देशों और अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा है। इसके अलावा रूस के पास पनडुब्बी, सैटेलाइट को तबाह करने वाले हथियार और साइबर इक्विपमेंट्स भी हैं जो नॉर्वे और नाटो को धमकी देने के लिए काफी हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जब रूस और अमेरिका में कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय दोस्तों जो सोवियत संघ था उसने अपने उत्तरी बेड़े का युद्धपोत अक्सर परमाणु हथियारों से लैस होकर समुद्र में जाता था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद से दोस्तों ये पहली बार है जब रूस ने परमाणु हथियारों के साथ जहाजों को तैनात कर दिया है और ये समय पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ज़ेलेंस्की की मरोड़ तो कम ही नहीं हो रही है और वो अपनी ऐंठ में पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकने वाला है। पूरी दुनिया तो दोस्तों विश्व युद्ध के खतरे से जूझ ही रही है, लेकिन दोस्तों भारत जो है वो ग्लोबल सुपर पावर बनता ही जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी को डिजिटल बनाने में इंडिया जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है दोस्तों। इस काम के लिए दुनिया के लोगों को डिजिटल रूप से ट्रेनिंग देने के साथ ग्लोबल लेवल पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भारत अपना पूरा योगदान देगा। दुनिया के 50 देशों ने दोस्तों हाल ही में हामी भरी है कि वो भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यानी कि यूपीआई उसको इस्तेमाल करेंगे और यूपीआई के जरिए ही वो अपने देशों में ट्रांजैक्शन करेंगे। सिंगापुर के अलावा तो दोस्तों 13 अन्य देशों ने इंडिया की यूपीआई को अपनाने का ऐलान कर दिया है। G20 ग्रुप जो है दोस्तों उसके लगभग सभी देशों ने भारत का लोहा मानते हुए भारत की यूपीआई को इस्तेमाल करने पर हामी भर दी है। एक अनुमान के मुताबिक इस समय पर वैश्विक स्तर पर 11 लाख करोड़ डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था है और साल 2025 तक ये डिजिटल अर्थव्यवस्था 23 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। सिंगापुर ने तो यूपीआई के साथ खुद को जोड़ने का काम पूरा भी कर लिया है। ये वही सिंगापुर है दोस्तों जो पूरी दुनिया में सबसे अमीर और सबसे महंगे देशों में से एक है, लेकिन उसने भी भारत की ताकत का लोहा माना है। गूगल ने भी अपने पेमेंट सिस्टम को छोड़ के भारत के यूपीआई को अपनाया है। इन पूरी बातों से दोस्तों ये चीज़ तो साबित हो जाती है कि नरेंद्र मोदी और भारत का जलवा पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा है। और दोस्तों वो दिन अब बिल्कुल भी दूर नहीं जब भारत हर फील्ड में पूरी दुनिया को लीड करेगा। जय हिंद।